सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार साथियों, अपने सभी सदस्यों को मैं विशाल कुमार वर्मा, आपका वैचारिक मित्र, अभिवादन स्वीकार करिए। मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल आप सभी का। साथियों, आज 76वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पे आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आइए आज भारतीय संविधान और गणतंत्र दिवस पर चर्चा में भाई साहब भाग ले रहे हैं। भाई दिलीप कुमार जी, आज भारतीय संविधान और गणतंत्र दिवस पर कुछ वार्तालाप होगा। भाई दिलीप कुमार जी, सदस्यों को आप मुखातिब होइए हमारे, और कुछ वार्तालाप किया जाए आज। सर्वप्रथम तो विशाल जी, आपके सभी दर्शकों को और आपके सभी शुभचिंतकों को मेरी तरफ से 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पावन दिवस के अवसर पर, जब आज के 75 साल पहले भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था जी, और आज इतना महान दिन है, पावन दिन है कि जिसकी खुशी और सिर्फ जिसका हर्ष भारत के कोने कोने में, जर्रे जर्रे में इसकी खुशियाँ समाई हुई हैं। तो सभी लोगों को मैं खुशियाँ प्रेषित करता हूँ, प्यार प्रेषित करता हूँ, अभिवादन प्रेषित करता हूँ, प्रणाम प्रेषित करता हूँ। जी सर। और आज हम बात करना चाहते हैं ये दलितों, शोषितों, वंचितों और देश और समाज के सभी तबकों के लिए जो ये प्यारा सा, खूबसूरत सा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान। और कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने अकेले संविधान नहीं लिखा है, तो मैं तो कहता हूँ जी हाँ, बाबा साहब ने अकेले ही संविधान लिखा था। बाकी प्रारूप समिति में जितने भी सदस्य थे, सबको कोई ना कोई बहुत ज़रूरी काम आ गया था और वो सब निकल ही गए थे, अपने अपने कामों में व्यस्त थे। और बाबा साहब ने इतना, पूरे विश्व का जो है ये लिखित संविधान सबसे बड़ा संविधान है, और हर वर्ग के लिए, हर मतलब आयु वर्ग के लिए कहिए या जाति वर्ग के लिए कहिए या हर तबके के लिए संविधान में जगह है। तो इस संविधान के बारे में क्या कहना है आपका? पहली चीज़ तो भारत का जो संविधान है जी, वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जी, जैसा कि आपने बताया कि 2 साल 11 महीने 18 दिन बनाने में लगे और मुझे नहीं लगता कि अब इसको बार बार कहने की ज़रूरत है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा। अब तो दुनिया इस भारत के संविधान का परिचय ही उनके नाम से है। जी बिल्कुल। क्योंकि अब जो लोग नहीं कहते थे, उनको इस बात को नहीं मानते थे, अब वो भी मानने लगे हैं। जी, धीरे धीरे पहले क्या होता था, विवेकानंद जी ने यही तो कहा था, मैं उनको कोट कर रहा हूँ जी, कि पहले लोग आपका जो है मजाक उड़ाएंगे, जी, है ना, जी, फिर आपका विरोध करेंगे जी, और फिर आपको स्वीकार कर लेंगे। जी तो बिल्कुल। यही भारतीय संविधान के भी परिप्रेक्ष्य में हुआ है। पहले लोगों ने उसका जो है मजाक उड़ाया, फिर उसका विरोध किया और अब स्वीकार कर रहे हैं। जी, आरक्षण की व्यवस्था देखिए, पहले लोगों ने उसे झुनझुना कहा, मजाक उड़ाया, फिर उसका विरोध किया, और अब जो लोग कहते थे नहीं संविधान जो है वो बहुत ख़राब है, ये देश को नुकसान पहुंचाएगा, अयोग्य लोग चले जाएंगे, अब वह भी समर्थन कर रहे हैं। अगर आरक्षण में, संविधान में इतनी ताकत नहीं होती तो आज भारत दुनिया का 5वां सबसे आर्थिक इकोनॉमिकली जो अर्थव्यवस्था बनता, भारत नहीं बन पाता। तो कहीं ना कहीं भाई संविधान में कुछ ऐसी खूबियां हैं जो लगातार भारत को ऊपर की तरफ ले जा रही हैं, अग्रणी राष्ट्रों की श्रेणी में लगातार शामिल करा रही हैं, महाशक्ति बनने के लिए जो है अग्रसर है भारत। तो ये संविधान के नीतियों के साथ, उसके नियम, उसके कानून, उसके कायदों के साथ ही तो भारत बढ़ रहा है। और उसके जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग उसके मेहनत कर रहे हैं, जो लोग सेवा में है, वो संविधान के नियम के ही तहत हैं, तो उसकी ही तो नीतियां हैं जो भारत को लगातार आगे ले जा रही हैं। बिल्कुल। अब इसमें लोगों को दिक्कत यह है कि बहुत लोगों को परेशानी है कि भाई अब गरीबों को भी, बहुत लोगों को गरीबों से बहुत तकलीफ रहती है। जैसे पहले लोग क्या समझते थे, गरीबों को जो है चाहते थे जैसे जिसको जब कह दिया, जो कह दिया वो सुन लेता था गरीब। लेकिन अब व्यवस्था बदली है। अब गरीब से गरीब व्यक्ति भी किसी जो है दबंग या किसी ऐसे मनचले व्यक्ति या ऐसे कह लीजिए कि दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो विरोध करता है, क्योंकि उसको धीरे धीरे संविधान की जैसे जैसे जड़ें गहरी होती जा रही हैं, उसको भी अपने अधिकार और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा है। इसलिए वो विरोध कर देता है। अगर वो लड़ पाने में सक्षम नहीं है तो विरोध तो कर ही देता है। जैसा कि बाबा साहब ने ये कहा था एक बार एक संवाद के दौरान कि ऐसा हो सकता है कि हम कभी अन्याय का जवाब देने में
सक्षम ना हो, लेकिन ऐसा वक्त कभी नहीं आना चाहिए कि हम उसका विरोध करने में नाकाम। अगर उसका हम जवाब नहीं दे सकते हैं तो विरोध तो कर ही सकते हैं गलत चीज़ों का। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज़ हमें ये लगता है कि भारतीय संविधान हमेशा न्याय की बात करता है। बिल्कुल। और हम कुछ भी हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, हम जो भी हों, लेकिन हमें हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। तो ये हमारी जो मूल भावना है संविधान की, कि हमें कि 10 अगर लोग दोषी हैं तो बच जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी, बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। हमारे भारतीय संविधान की खूबी है। और इसे जब हम बात गणराज्य की करते हैं तो गणराज्य पहले भी भारत में थे, एक गणराज्य ही था जिसके राजकुमार तथागत गौतम बुद्ध थे। और हमारा संविधान लागू होते ही हमारा देश भी एक गणराज्य बन जाता है। और हम बात करते हैं ऐसे विरोधी लोगों की, ऐसे विरोधी शक्तियों की हम बात करना चाहते हैं जो कहते हैं कि संविधान बदल देंगे। तो ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है कि आपका भी नुकसान है? मेरा तो मानना यह है कि जो बात करते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, तो संविधान बदल जाने से, चूँकि भारतीय संविधान मिलने की, भारतीय संविधान एक तोहफा जिसको कह लीजिए, बाबा साहब ने और उस समय के तमाम महापुरुषों ने देश आज़ाद होने के पश्चात जिनका भी उसमें योगदान रहा है, लोगों ने हमारे देश को और समाज को एक तोहफा दिया है, जिसमें भारतीय संविधान ने ही 50% आधी आबादी महिलाओं को महफूज कर दिया, मजलूमों को महफूज कर दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग कहते हैं संविधान बदल देंगे, उनको मैं ये चाहता हूं कि आप अपने शब्दों में बताएं कि भाई नुकसान आपका भी है। पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए विशाल जी कि भारतीय संविधान किसी कॉपी या किताब पे चढ़ा हुआ कोई कवर नहीं है। बहुत खूब। कि आप उसको निकाल के दूसरा कवर चढ़ा देंगे जी, ठीक है। उसको बदलने की तो बात बहुत दूर की बात है जी। उसको सोचने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसको भारतीय संविधान में आप संशोधन की व्यवस्था की गई है जी। जो भी समय काल परिस्थिति के अनुसार जो कानून प्रभावी नहीं है या हमारे देश के नागरिकों को फायदा नहीं पहुंचा सकता है, उसमें संशोधन जो भी सरकारें होती हैं या जो लोग भारतीय संसद के जो सदस्य होते हैं बहुमत के आधार पे उसको परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं, नया कानून बना सकते हैं। उसमें वो दिया गया है, उतना व्यवस्था की गई है। और तथागत बुद्ध ने भी कहा था कि सत्य भी परिवर्तनशील है, सत्य काल एवं परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। कोई नियम या कानून जो भी होना चाहिए वो काल व परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, इसीलिए संशोधन की व्यवस्था दी गई है। कोई कानून जब भारत का, जैसे जब संविधान स्वीकार हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय मान लीजिए कोई कानून बना था जी। आज 75 साल बाद कोई कानून जो उस समय बना था आज वो प्रासंगिक नहीं है। हाँ, बिल्कुल। या उस तरीके से उसका प्रभाव नहीं है। तो स्वाभाविक है कि भारतीय संसद के पास परिवर्तन किया जाए, वो उसको बदल के नया कानून बना देगी और उसमें कुछ नए अनुच्छेद जोड़ देगी जी। और वैसे 26 नवंबर 1949 को अल्प रूप से कुछ भाग जो है संविधान का अंगीकार कर लिया गया था, लेकिन और पूर्णतया 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया, लागू किया गया। लेकिन उससे पहले उस पर एक एक अनुच्छेद पे विद्वानों के बीच में सदन में बैठकर बखूबी बहस हुआ है, उसके बाद एक एक अनुच्छेद सेलेक्ट किए गए हैं, वो तो बात है। लेकिन और दूसरा हमारा प्रश्न है, एक तो ये चलता है कि संविधान बदल देंगे, दूसरा ये है और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री साहब का ये जो है कथन है कि बटेंगे तो कटेंगे। वो चूँकि सबसे बड़े मुखिया हैं हमारे प्रदेश के, वो ऐसी बात कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो वो किनको बटने की बात करते हैं और किनको एक रहना और सेफ रहने की बात करते हैं, और कौन काटेगा इस भारतीय लोकतंत्र में, कौन किसको काटेगा? और बतौर मुख्यमंत्री ये बात वो कहते हैं या किसी पार्टी के रूप में वो ये बात कहते हैं? इन तमाम मुद्दों पे मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है विशाल जी कि वो एक लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े राज्य आबादी के दृष्टि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, और वो अगर कुछ कहेंगे तो सोच विचार के ही तो कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो उनका जो नारा है मैं करेक्ट कर दूं, वो उन्होंने ये कहा है, जैसे आप जो कह रहे थे जी। तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे जी, और एक रहोगे तो नेक रहोगे जी।
तो जहाँ तक मैं इस नारे को समझ पा रहा हूँ कि भारतीय समरसता के हिसाब से, एकता के दृष्टिकोण से मैं इस नारे को बिल्कुल सही मुझे लगता है। मेरा नज़रिया ये है कि उन्होंने बहुत अच्छा ये नारा दिया है, क्योंकि हमारी जो विविधता में एकता है वही हमको दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। बिल्कुल। वो हमें विश्व गुरु के दर्जे तक ले जाती है। तो हम विभिन्न तरीकों से तमाम प्रकार के जातियों में, तमाम प्रकार के धर्मों में, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे हमारा रहन सहन खान पान भिन्न भिन्न तरीके का है। लेकिन जब बात संविधान की आती है, जब बात तिरंगे की आती है, तो हम सभी एक हैं और हम सबका फायदा तभी है जब हम सब एकजुट होकर रहें। हम हमारी मान्यताएं, हमारी उपासना पद्धति, हमारी सोच भले ही अलग अलग, लेकिन जब जहाँ राष्ट्र की बात आए, जहाँ देश की बात आए, जहाँ समाज की बात आए, वहाँ हमें एकजुट रहना चाहिए। तो उनका नज़रिया हमें सही लगता है कि जिन्होंने नारा दिया है कि अगर बटोगे तो कटोगे और अगर एक रहोगे तो नेक रहोगे। अगर आप मान लीजिए कि कोई दूसरा देश हम पे हमला करता है, तो अगर हम अंदर इन चीज़ों में उलझे रहेंगे तो हमारा नुकसान है कि नहीं? बिल्कुल नुकसान। मान लीजिए चाइना हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन बल्कि जो है हमारे देश को नुकसान इसी वजह से हुआ है। हमारे देश को नुकसान इसी वजह से हुआ है जो हम लोग बट गए हैं, जाति धर्म संप्रदाय वर्ग में, भाषा के आधार पर बटे हैं। तो इसी वजह से तमाम आक्रांता आए और हजारों हजार साल तक हमको गुलाम बनाए, तो भुगत रहे हैं। और कहना यही है कि हाँ, हम लोगों को एक रहना चाहिए और सभी की भाषा का उस चेतावनी को हमें गंभीरता से लेना चाहिए और हमें कभी भी जाति धर्म समुदाय भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी ऐसी बात किसी को नहीं कहनी चाहिए कि किसी को ठेस पहुंचे और किसी का कोई नुकसान भी हमें इस आधार पे करने की मंशा नहीं रखनी चाहिए। रही बात, अगर आप एक नहीं रहोगे, अगर आप एक नहीं रहोगे तो आप देखिए जब संविधान की व्यवस्था लागू नहीं थी तो आप ये देखिए कि जब जिम्मेदारी प्रथा थी तो गरीबों के साथ किस तरीके से जो है व्यवहार किया जाता था। पशुवत व्यवहार किया जाता था। उनका जो है उनसे चाहे वो लगान वसूलने की बात हो, चाहे उनसे जो है बेगारी करवाने की बात हो, चाहे उनसे ज़बरदस्ती काम लेने की बात हो, बंधुआ मजदूर बनाने की बात हो, ये सारी चीज़ें थी ना हमारे देश में पहले, आज़ादी के पहले। बिल्कुल। जब संविधान आया तो संविधान ने इन सभी चीज़ों से लोगों को मुक्ति दे दिया, इन सभी बंधनों से मुक्त करा दिया। अब आप क्या देख रहे हैं? अब आप ये देख रहे हैं कि जो लोग जिम्मेदार थे, जो लोग पहले जिम्मेदार थे और वो धौंस जमाते थे गरीबों पे और कहते थे कि चलिए हमारे अपना खेत बाद में जोतिएगा, अपने खेत में लेवा रोपाई बाद में करिएगा, पहले हमारे खेत में कराओ, और ज़बरदस्ती ले जाकर करवाते थे। आज आप देखिए कि उन्हीं जिम्मेदारों के बच्चे, उन्हीं जिम्मेदार और जो सामंती सोच के लोग थे, उनके बच्चे, उनके आज की पीढ़ियां उन्हीं गरीबों के घर में, मतलब उन्हीं गरीबों के खेत में ट्रैक्टर चला रहे हैं। बिल्कुल। कंबाइन मशीन चला रहे हैं, यह परिवर्तन है। खेत जोत रहे हैं, उनका खेत काट रहे हैं, गन्ना तोड़ने वाली मशीन लाकर गन्ने की गुड़ाई कर रहे हैं। तो कहानी बिल्कुल पलट गई है। कहानी संविधान ने बिल्कुल बदल दी है, क्योंकि जो संविधान की चक्की है वो बहुत महीन पीसती है, बहुत बारीक पीसती है, इतना बारीक पीसती है कि आपको दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन वो धीरे धीरे संविधान अपना काम करेगा। तो आज आपको देखिए जाके, अभी मैं एक किस्सा आपको सुनाऊं, यही हाल फिलहाल के, मैं क्षेत्र का नाम नहीं ले रहा हूं, बगल की कहानी है। एक बार की बात, अभी मुश्किल से 10-12 साल पहले की, मुझे याद आ रहा है जब आपने ये बात की। एक लोग थे, तो एक लम्बरदार हुआ करते थे, तो उन लम्बरदार के यहाँ एक हरवाह हुआ करता। तो हरवाह जो है कई पीढ़ियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके यहाँ वो जोतते आ रहे हैं, हल चलाते थे, जिसे बेगारी प्रथा कहते हैं। तो आप ये भी जानिए कि हरवाह कौन होता था और लम्बरदार कौन होता था। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, बाबा दादा से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन लम्बरदार होता था और कौन हरवाह होता था। तो क्या हुआ कि एक दिन चाय के होटल पे जो है, जो लम्बरदार थे उनके पास एक ट्रैक्टर था बढ़िया, स्वराज 735, अपने टाइम का सबसे अच्छा ट्रैक्टर माना जाता था। तो स्वराज 735 ट्रैक्टर था उनके पास, वो लाए और जो है व्यवस्था बदल गई थी, संविधान का राज आ गया था। 10-12 साल पहले की कहानी है। तो चौराहे पे आके चाय पीने लगे, खेत वो जोत के आए थे ट्रैक्टर से जुताई करके। वो जो लम्बरदार के सबसे छोटे लड़के थे, जो पढ़ लिख के नौकरी चाकरी कुछ नहीं पाए थे, तो वो ट्रैक्टर ले आए थे कि अब हम ट्रैक्टर से लोगों का खेत जोतेंगे, जुताई करेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। उनके पास भी खेती बाड़ी थी, तो थोड़ा बहुत धन अर्जित करने के लिए वो जुताई भी कर दिया था। तो वो जोत क्या हुआ कि उसी अपने जो हरवाह था उसी के लड़के का खेत जोत के आए, जो है जोत आया और बैठे, तो आया था पैसा देने कि खेत हमारा जोत गया है, तो चलिए जो है काका का पैसा दे दें काका।
तो वो गया तो देखा कि उसके खेत का कोन जो है छूटा हुआ था। तो आया तो चौराहे बैठा था, ये आए पैसा देने आया। तो उसने कहा कि काका हो जी, काका मतलब मैं अपने अवधि में बात कर रहा हूँ जी, काका हो, हमार बप्पा जब तहार जोतत रहे खेतवा तो वो तो कनवा जोत देते रहे और आप जोत का आप, उसने नहीं कहा तू कहा क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था। जी, जी। उसने कहा कि तू जोत के आयो है तो हमार कौन छोड़ आया। बहुत सही जी जी। तो देखिए इस कहानी बदली कि नहीं बदली? बदल गई उनके उसके पिताजी उनका खेत जोतते थे। जी, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और परिवर्तन देते रहे हुए मेहनत मजदूरी जो भी देते थे। जी जी। अब क्या हुआ कि इतिहास बदला, समय बदला जी, आज पता चला कि वो उसका खेत जोत के आए हैं जी, ट्रैक्टर से, वो भी पैसा देने आया है और उसने ये कहा। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने उस ट्रैक्टर को अपने इतना बुरा उनको ये बात लगा कि बेच डाला उन्होंने ट्रैक्टर। लेकिन कब तक ट्रैक्टर बेचोगे? तुम नहीं जोतोगे कोई और जोतेगा। बिल्कुल ये कहना है कि मतलब पूरे धैर्य से जी, पूरे धैर्य से कार्य करना चाहिए। छलनी में भी पानी रुकेगा, बर्फ जमने तक प्रतीक्षा करिए जी। आप अगर अच्छा ये हम कह रहे थे कि जो है सब लोग पूछते रहते हैं कि आप लोग वीडियो कहाँ बनाते हैं, तो हम लोग लोकेशन तो वैसे चेंज करते रहते हैं। आज की लोकेशन क्या या दर्शकों बता लोकेशन बता देता हूँ आपको थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा और इसमें कंक्लूड कर दूं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो लोग गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो बेसहारा हैं, निर्धन हैं, उनको मैं कहता हूँ कि आप संविधान की नीतियों के साथ जुड़िए, संविधान की चीज़ों को समझिए। दलितों और के लिए 23% आरक्षण की व्यवस्था संविधान ने की है, पिछड़ों के लिए 27% संविधान ने व्यवस्था की है आरक्षण की, और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो अनारक्षित वर्ग के जो गरीब हैं उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की है। इसके अलावा तमाम प्रकार के विभिन्न जो है श्रेणी के दिव्यांग जनों के लिए जो है संविधान ने आरक्षण की व्यवस्था की है। अगर आप संविधान के साथ जुड़ोगे तो आरक्षण का फायदा पाओगे, आरक्षण का लाभ आपकी पीढ़ियों को संवार देगा, उसके साथ आपकी प्रगति, आपकी हिस्सेदारी और आपकी समृद्धि सब कुछ मुकम्मल हो जाए। रही बात आप ये कह रहे थे कि ये किस लोकेशन पे हम खड़े हैं, तो इस जिस लोकेशन पे खड़े हैं ये हाईवे इस समय नवनिर्मित चल रहा है, इसका काम चल रहा है बनने का। ये सीधा हाईवे है, ये कहोबा और दतौली मार्ग जो इस समय हाईवे और निर्माण उसको जोड़ रहा है, और कहोबा और दतौली मार्ग जो जुड़ रहा है मनकापुर और दर्जी कुआं रोड को, उसमें कनेक्टेड है। आगे चल के आप इस रास्ते से आप जा सकते हैं, कटरा होते हुए अयोध्या चले जा सकते हैं। एक तरीके का रिंग रोड का रूप ले रहा है। पूरब जाएंगे और अगर आप पश्चिम जाएंगे तो आगे जाकर ये सालपुर बाजार से जुड़ता है, फिर आगे वही रोड आगे बढ़ के जाके उतरौला रोड से जुड़ता है सालपुर बाजार से, चूंकि उतरौला गोंडा रोड है। फिर आगे थोड़ा और बढ़ के ये चला जाएगा, आपको बलरामपुर रोड को जोड़ेगा। उसके आगे फिर ये सीधा जो है नहर से सीधा होते हुए चला जाएगा, बहराइच रोड में जुड़ जाएगा। तो एक तरीके का भविष्य में इस रोड की जो संभावनाएं हैं और इसका जो भविष्य है बहुत उज्जवल है। तो ये और ये सबसे खास बात है कि ये रोड जो है ये खासकर मेरे गाँव के लिए ये समझिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि और खुशियाँ लेकर आया है। जितने लोगों की, गरीबों की, किसानों की जो भी जमीनें थी वो उनको करोड़पति बना गई व्यवस्था। तो इसी लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत चुनी गई सरकारों के माध्यम से इसका भी निर्माण हो रहा है, ये भी बन रहा है और गरीबों की किस्मत संवर रही है इसमें। जी बिल्कुल। और मैं तो बधाई देता हूँ कि जिसने भी इस सड़क के लिए बजट आवंटित किया, जिस भी सरकार ने 2002 में जो है इसका, जिसकी भी सरकार थी 2002 में इसके लिए बजट आवंटित हुआ, प्रधानमंत्री बनी थी ग्राम सड़क योजना, के बाद ये सिंगल लेन जो है सड़क बन रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अंत में मैं जो है बहुत इसको लंबा नहीं करते हुए अंत में यही कहूँगा, क्योंकि संविधान दिवस है, सबको बधाई देते हुए एक बार कि अगर परखोगे तो कुंदन सा ईमान निकलेगा, जिगर में कुछ नया करने का भी अरमान निकलेगा। मेरे पीढ़ी के ये लड़के भले ही कितने मॉडर्न हों, अगर चीरोगे सीना तो संविधान निकलेगा। वाह सर, बहुत खूब सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने चैनल पे इतना समय दिया। और हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि ये सब सभी संभव है जब बाबा साहब की उस पंक्ति को आप याद रखेंगे कि शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है। जब आप शिक्षा ग्रहण करोगे, अपने बालकों को, युवाओं को पढ़ाओगे, लिखाओगे, तो अपने हक, हुकूक और अधिकारों को जानेंगे और समझेंगे, और तब वो ये सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं। तभी लोकतंत्र की सार्थकता है, तभी भारतीय संविधान की सार्थकता है। और आप सभी दर्शकों को कोटि कोटि धन्यवाद और इंकलाब जिंदाबाद।